नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं अनुच्छेद 370 का निरस्तीकरण। अनुच्छेद 370 में हाल ही में कई परिवर्तन हुए, खासकर 2019 में और 2023 में दिसंबर में आए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अनुच्छेद 370 को अगर हम देखें और इसको डिस्कस करने का प्रयास करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि हमें ये समझना होगा कि सबसे पहले कि अनुच्छेद 370 है क्या, अनुच्छेद 370 क्या है, ये समझना होगा। लेकिन इससे पहले हमें यह देखना होगा कि अनुच्छेद 370 इतना विवादित 1950 के बाद से अभी तक रहा क्यों। आखिर क्या कारण था कि एक जम्मू एंड कश्मीर जैसा राज्य, जो कि सभी राज्यों के जैसा होना चाहिए था, इसके लिए विशेष प्रोविजंस किए गए थे, अलग संविधान था, एक अलग अपना खुद का फ्लैग था। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको पीछे जाना होगा और हमको इसके बैकग्राउंड को देखना पड़ेगा। बिना उस बैकग्राउंड को समझे हम इसके प्रोविजंस को नहीं समझ पाएंगे ठीक से, और ठीक से ये नहीं समझ में आएगा कि ऐसा क्यों था और वहीं पे इसके हटाने के कारण भी निहित हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम लोग अंतिम में ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग्स आई हैं उसके क्या निहितार्थ हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, 370 को समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हमको बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो हम ये जानते हैं कि हम 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए थे। तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुए तो हमें क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट थी, उसने अपनी राजनीतिक सत्ता जो है, सत्ता हमें प्रदान की। लेकिन 1947 का जो हमारा इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि हम अकेले आजाद नहीं हुए थे। भारत पहले एक अकेला देश था, भारत एक देश था, लेकिन 1947 के बाद दो देश बने, यानी कि भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, अब इन्हीं देशों के बीच में यह मुद्दा है। अगर हम देखें, जो राजनीतिक सत्ता ट्रांसफर होनी थी वो भारत को और पाकिस्तान को होनी थी। लेकिन इसके तहत अगर आप देखें, यहां पे जो इनके पास राजनीतिक इकाई थी उस समय, इसको हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं जो भारत और पाकिस्तान को ट्रांसफर करना था। एक तो इनका था कि जो डायरेक्ट इनके हिस्से में था, जिसको अगर हम बोलें तो वो था ब्रिटिश प्रांत। क्या था वो? ब्रिटिश प्रांत था, ठीक है। और दूसरी अगर राजनीतिक इकाई की बात करें तो वो थे देसी रियासत या देसी रजवाड़े। देसी रियासत कह लीजिए, देसी रजवाड़े, या कह सकते हैं कि राजों महाराजाओं का शासन था। इसमें क्या था कि ये डायरेक्ट जो है ब्रिटिश क्राउन के तहत थे और इनके माध्यम से सरकारें यहाँ पे शासन भी करती थी प्रांत में, जो कि ब्रिटिश क्राउन के तहत था। देसी रियासत भी उन्हीं के तहत था, ब्रिटिश क्राउन के तहत। लेकिन इसमें क्या था, इसमें एक बात ये आती थी कि जो भी रियासतें थी उस समय, देसी रियासतें थी, शासन तो अंग्रेजों का ही हुआ करता था, ब्रिटेन का ही। लेकिन तीन प्रमुख मुद्दे, जैसे अगर आप देखें, जो मुद्दे थे वो थे सेना, या कह सकते हैं मामले, सेना, संचार और विदेश से संबंधित मामले। ये तीन मामले ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। तो जब हम आजाद हुए, अगर आप देखें यहां पे, तो जब हम आजादी की बात करते हैं, जब हम आजाद हुए तो हुआ क्या, दो देश बने, पाकिस्तान, भारत तो पहले से था ही, उसी में से पाकिस्तान भी अलग हो गया, भारत, और एक इकाई के रूप में अगर आप देखें तो फिर ये आता है आपका देसी रियासतें। अब यहां पे जो मुद्दा आता है कि भैया देखो, आपने तो ब्रिटिश सत्ता हमें थी, भारत और पाकिस्तान में बांट दी। इसमें एक और आता है, मुख्य आयुक्त प्रांत भी थे, लेकिन मुख्य आयुक्त प्रांत जो थे वो ले दे के ब्रिटिश के ही अधिकार में थे, डायरेक्ट उन्हीं का शासन था। तो वो भी इन दोनों में इसके तहत आ गया, भारत और पाकिस्तान के तहत। अब इनका बंटवारा तो इसी आधार पर हुआ था कि जहां पे मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है वहां पे वो पाकिस्तान बनेगा। दो हिस्सों में इन्होंने बांट दिया, पूर्वी पाकिस्तान,
पश्चिमी पाकिस्तान, और उसके अतिरिक्त हिंदू बाहुल्य इलाके को इन्होंने भारत बताया। ठीक है, उसी आधार पे बना ही था। हालांकि हिंदू बाहुल्य नहीं था, भारत धर्मनिरपेक्ष बना। शुरू से भावना ये निहित थी, आंदोलन में सभी ने मिलकर साथ दिया था। तो इसमें यह बात का ध्यान रखा गया कि भले मुस्लिम आबादी के आधार पर पाकिस्तान का गठन हो रहा है, लेकिन भारत में विभिन्न संप्रदाय, विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं, तो विविधता का ध्यान दिया जाएगा और ये एक सेकुलर कंट्री होगा ना, तो लोकतांत्रिक सेकुलर कंट्री होगा। ये भावना शुरू से निहित थी। तो अगर आप देखें तो जो देसी रियासतें थी, इनमें क्या था, इनमें रजवाड़ों का शासन था। इनमें से ज्यादातर लोगों की अगर हम बात करें तो अपना शासन करते थे, और मुख्य मामले जो कि सेना, संचार और विदेश मामले थे, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट देखती थी। तो यहां पे बात आती है कि इनके पास तीन विकल्प थे, या तो ये पाकिस्तान में मिल जाएं, पाकिस्तान में मिल जाने से तात्पर्य है कि जो 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ, भारत एक अलग राष्ट्र बना, पाकिस्तान एक अलग राष्ट्र बना। अब बचते हैं देसी रजवाड़े, तो इनके पास तीन विकल्प बचे थे, या तो ये भारत में मिल जाएं, या तो पाकिस्तान में मिल जाएं, अथवा ये स्वायत्तता अपनी बरकरार रहें या स्वायत्त रहें। ये बात यहां पे आती है। तो अब अगर आप देखें जो वर्तमान का भारत का अभी का हिस्सा है, अभी का, इसमें अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि 552 रियासतें इसके तहत आती थी। 552 रियासतें। अब इन 552 रियासतों में अगर आप देखें तो 549 रियासतें भारत में मिलने के लिए तैयार थी, भारत में मिलने के लिए तैयार थी। हालांकि अगर आप बात करें 249 रियासतें, तो ये इतना सरल काम नहीं था। इसका पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और उनका सहयोग किया था उस समय जो सचिव हुआ करते थे, सेक्रेटरी हुआ करते थे भारत सरकार के, बीपी मेमन जी। दोनों ने मिलकर बहुत काम किया, और प्रबल इच्छा शक्ति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर हम बात करें थोड़े से बैकग्राउंड में, तो वो विदेशी माफ कीजिएगा, देसी रियासतों के संबंध में प्रभार भी उन्हीं के पास था। साथ के साथ उनको देखिए तो वो उप प्रधानमंत्री भी थे और गृह मंत्री थे, तो सारे मामलों को अपना डील कर रहे थे। यहां पे जब बात आती है कि तीन रियासतें, जब ये इतनी रियासतें बच जाती हैं, तो तीन रियासतें भारत में मिलने से मना करती थी, और उनका मिलना भारत में जरूरी था। जैसे अगर आप देखें तो एक आता है जूनागढ़ की रियासत, दूसरा आता है आपका हैदराबाद, और अंतिम में आता है आपका कश्मीर। अब क्योंकि हम लोग 370 पढ़ रहे हैं और हमको पता है आम बात कि 370 कश्मीर से संबंधित है, लेकिन 370 की जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन करने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, एक लंबा समय लगा। तो जो पहले की स्थिति थी उसके पीछे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान इन रियासतों में हुई घटना का भी था। जैसे अगर हम देखें, होता क्या है कि जब पटेल जी इन सारी रियासतों के एकीकरण में व्यस्त थे, तो उसी समय क्या होता है कि भाई एक साथ तो कर नहीं सकते थे, साम दाम दंड भेदभाव जो भी था जैसे मान रहा था, ठीक है, उनको सुविधाओं देकर, सेना रखने की सुविधा देकर, जैसे भी करके मान मनोवल पे बातें चल रही थी। लेकिन होता क्या है, हम 15 अगस्त को आजाद हुए थे, और जूनागढ़ रियासत, खासकर इन दो रियासतों की अगर हम बात करें तो जूनागढ़ और हैदराबाद, इनकी इच्छा पाकिस्तान से मिलने की थी, या वहां पे विलय पत्र साइन करने की, या इनका रुझान पाकिस्तान की तरफ था। जबकि कश्मीर, जो कि राजा हरि सिंह, यहां पे नाम इंपॉर्टेंट होता है महाराजा हरि सिंह का, ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ तो रहे हैं, वही थोड़ा सा रेफरेंस यहां से जहां जरूरी होगा हिस्ट्री से लेंगे। हरि सिंह जो थे, उनकी इच्छा थी कि हम स्वायत्त रहेंगे, ना तो भारत में जाएंगे ना तो पाकिस्तान में जाएंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने देश का विकास करेंगे, और साथ के साथ जैसे कि इनकी इच्छा थी जैसे स्विट्जरलैंड है उसी तरह से हम कश्मीर का डेवलपमेंट करेंगे। हालांकि माउंटबेटन से इनकी कई बार मुलाकात हुई और उन्होंने बोला कि देखो ये इन परिस्थितियों में यहाँ पे संभव नहीं है, आप या तो भारत के साथ मिल जाइए या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाइए। तो कई बार उनका इस चीज को लेके थोड़ा सा
मतलब डायरेक्ट मनमुटाव नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने कई बार माउंटबेटन से इस संबंध में मिलने से मना कर दिया, अजीब अजीब से बहाने दिए। तो अगर आप देखें तो ये काम क्या होता है, तो ये तो चल रहा था, ये 3 रियासतें अभी बाकी थी। होता क्या है, देखिए 549 रियासतें मिल चुकी थी, इन पे काम चल रहा था। होता क्या है कि आप देखोगे कि 15 सितंबर को 1947 में जूनागढ़ की जो रियासत थी, इन्होंने विलय पत्र यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया, किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। अब आप समझ रहे हैं, जूनागढ़ की जो रियासत थी उसने पाकिस्तान के साथ विलय पत्र शामिल कर लिया, हस्ताक्षर कर लिए। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जूनागढ़ रियासत में जो जनसंख्या थी वो लगभग 90% ज्यादा, 99% हिंदू थी। अब जब इन्होंने कर लिया तो जनता ने कर दिया विद्रोह, ठीक है। और जब जनता ने विद्रोह किया इनका, तो यहां के जो नवाब थे वो भाग गए पाकिस्तान। और जनता के विद्रोह के बावजूद जो है पटेल जी ने बोला कि देखो ऐसे नहीं हड़पते, हम क्या करते हैं, जनमत संग्रह करा लेते हैं। तो इन्होंने क्या करा लिया, यहां पे जूनागढ़ में जनमत संग्रह करा लिया। अब अगर यहां की स्थिति देखें, हम यहां की स्थिति देखें तो यहां पे एक बात और आती है, जनमत संग्रह करा लिया। यहां पे एक बात आती है कि हैदराबाद बचता है। हैदराबाद को लगा कि यार ऐसे तो हम भी चले जाएंगे, जूनागढ़ चाह रही थी पाकिस्तान जाना और उसके जो झुकाव था उस तरफ था, अगर हम इस तरह से चाहें तो हम हमारे साथ भी नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा जूनागढ़ के बाद हैदराबाद क्या करती है, सतर्क हो जाती है। हैदराबाद क्या करती है, स्टैंड स्टिल एक एग्रीमेंट कर लेती है। कैसा एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जिसके तहत बोलती है कि भाई जो परिस्थितियां हैं वो बनी रहेंगी 1 साल तक, अभी हम चिंता नहीं करते। सरकार ने बोला कि चलो अभी बहुत काम है, इसको रहने दो। अब देखिए इसमें क्या था, अगर आप देखें तो इसमें बचता क्या है आपका, कश्मीर रियासत, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर बोलते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति देखें तो जिन्ना ये मान के चल रहे थे कि देखो पंजाब, सिंध और कश्मीर ये तो पाकिस्तान में मिलेगी ही मिलेगी। और खासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर रियासत की, तो उसमें सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई अगर आप यहां पे देखें कश्मीर रियासत में तो मुस्लिम आबादी है ज्यादातर, तो अगर जनमत संग्रह भी होता है तो भी वहां जाएगी। लेकिन जूनागढ़ और हैदराबाद का रवैया देखकर उस समय जो हो रहा था, उनको जिन्ना ने सोचा कि हम ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाकिस्तान में मिला लें। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर हम डायरेक्ट हमला करते हैं या अतिक्रमण करते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। तो उन्होंने क्या किया, जिन्ना की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से होता क्या है कि डायरेक्ट ना आकर ये लोग क्या करते हैं, एक कबायली लोगों को, यानी कि जो प्रोफेशनल आर्मी वाले तो नहीं थे लेकिन कबीले के लोग थे, कबायली लोग थे, उनको जो है प्रवेश कराया। और थोड़े मोड़े नहीं, लगभग 10,000 की संख्या में। यानी कि ये सितंबर की बात होती है, कहां पे, जूनागढ़ वाले मामले की। 22 अक्टूबर, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 22 अक्टूबर 1947 में, 22 अक्टूबर 1947 में क्या होता है कि जो कबायली थे ये कश्मीर की सीमा में एंट्री कर देते हैं, सीमा में इनका प्रवेश हो जाता है, कश्मीर की सीमा में इनका प्रवेश हो जाता है। अच्छा, तब तक स्थिति ठीक थी। जो उसमें महाराजा हरि सिंह थे कश्मीर के, उनके साथ क्या था, उस समय कुछ सैनिकों का विद्रोह भी चल रहा था, सैनिक नाखुश चल रहे थे। और कुछ लोग इसलिए भी नाखुश थे कि हिंदू राजा, मुस्लिम जनसंख्या ज्यादा है। हालांकि अगर आप देखें तो कश्मीर घाटी में मुस्लिम थे, लेकिन जम्मू की तरफ आप देखें तो हिंदुओं का बाहुल्य था। लेकिन यहाँ पे जो बात आ रही थी, मेन बात ये आ रही थी कि सेना नाखुश थी। और उसके बाद जब इनका प्रवेश हुआ कबायलियों का, तो आप देखोगे लगभग 10,000 लोग, 10,000 लोग, इनको पाक सेना वाला तो नहीं कह सकते, ठीक है, सेना के तौर पे इन्होंने भेजा ही नहीं था, अपने लोगों को भेजा था ताकि लगे कि लोगों का विद्रोह है और दंगे हो गए, इस हिसाब से हो गया ना, पाकिस्तान की तरफ इनका समर्थन है। तो 10,000 लोगों को भेजा। तो जो इनके राजा हरि सिंह की जो सेना थी, अब इनको इन्होंने लालच देकर, बहला फुसलाकर, डराकर ज्यादातर लोगों को, सबको तो नहीं, अपने साथ शामिल कर लिया। तो ये बात जब राजा हरि सिंह तक पहुंची तो सेना उस समय मुजफ्फराबाद तक आ चुकी थी। कश्मीर उसमें ज्यादा दूर, वहां से श्रीनगर जो राजधानी था वो ज्यादा दूर नहीं रह गया था। उसके बाद इनके कांड भी लोगों तक पहुंच रहे थे,
बहुत तेजी से ये आगे बढ़ रहे थे, लोगों को लूटते पाटते भी बढ़ रहे थे, क्योंकि कोई आर्मी तो थी नहीं, कोई शासित व्यक्ति थे नहीं, बिना शासन के थे, ठीक है, ऑर्गेनाइज रूप में आ नहीं रहे थे। उसके बाद ये देखें, मुजफ्फराबाद के आगे आते ये लोग उरी आए। उरी के बाद इन्होंने बारामूला में प्रवेश किया, ठीक है, कहां पे? बारामूला। अब इस दौरान अगर आप देखें बारामूला में, बारामूला में अगर आप देखें तो यहां पे आके इन्होंने अति कर दी, मतलब लूट पाट, हिंदू मुस्लिम ईसाई किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। ऐसा नहीं था कि मुसलमानों के प्रति बहुत लगाव था इनका, इन्होंने सबको लूटा, रेप किया, क्योंकि सेना थी नहीं, कबायली लोग थे। अब इन्होंने इस तरह से जब अति की तो श्रीनगर के लोग बहुत ज्यादा डर गए। श्रीनगर वालों को लगा कि यार अगर हम तक आ जाएंगे तो क्या होगा। अच्छा, यहां पे जो भी हो रहा था, यहां पे जो भी हो रहा था मुजफ्फराबाद या उरी तक, ये सारी सूचना किसको मिल रही थी? ये सारी सूचना हरि सिंह तक पहुंच रही थी। हरि सिंह को लगा यार कि अब तो हमारी सेना भी जा ही रही है, अब हम करें क्या? तो हरि सिंह ने फोन किया दिल्ली, और ये बात दिल्ली तक पहुंची। तो दिल्ली में ये हुआ कि भाई पटेल जी और नेहरू जी ने लोग ने मीटिंग की, माउंटबेटन भी थे, उन्होंने बोला कि देखो यार क्या करें। तो उस समय ये हुआ कि अगर हम सेना भेजते हैं इनको बचाने के लिए, क्योंकि गुहार लगाई थी इसीलिए, तो ये एक प्रकार से सेना भेजना, और अभी हम खुद आजाद हुए हैं उपनिवेशवाद के खिलाफ, तो हमारी एक बहुत गंदी छवि बनेगी ना वहां पे कब्जा करने की और वहां पे अपना ले जाने के हिसाब से। तो माउंटबेटन ने बोला कि देखो एक ही रास्ता है हरि सिंह के पास। माउंटबेटन ने बोला इनके पास एक ही रास्ता है, विलय पत्र, ठीक है, विलय पत्र साइन करें। क्योंकि माउंटबेटन पहले से प्रयास कर रहे थे, इनको भाव ही नहीं दे रहे थे ये, तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप आए हो पहाड़ के नीचे ना, तो विलय पत्र लाओ। अब ये क्या किए, उसके बाद होता क्या है, जो मेनन जी थे, और यहां पे देखेंगे तो मेहर चंद्र इनके पीएम थे हरि सिंह के, तो दोनों के बीच बैठक होती है, मीटिंग होती है, बात होती है। तब तक ये दिल्ली पहुंच चुके थे। अब 25 तारीख को दिल्ली में बातें होती हैं, ठीक है, और आप देखते हैं कि यहां पे 26 अक्टूबर को, यहां पे 25 से 26 अक्टूबर के बीच में सेना भी यहां पे पहुंच रही थी। इसी सब के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है राजेंद्र सिंह, जिसके कारण ये जो 1-2 दिन का टाइम मिला था, क्योंकि ज्यादा दूरी नहीं रह गई थी। राजेंद्र सिंह इनके सेना के प्रमुख थे, उन प्रभार संभाला था। उन्होंने क्या किया था, 2 दिन तक जो कबायली लोग थे उनको रोक के रखा था, क्योंकि एक छोटे से सकड़े पुल के माध्यम से, क्योंकि पहाड़ी इलाका है, ठीक है, तो छोटे से पुल के माध्यम से लोग प्रवेश करते थे सेना, तो उन्होंने उस पुल को ही उड़ा दिया। हालांकि उसके बाद उनकी क्षति इतनी हुई कि वो खुद भी जो है नहीं बचे, तो 2 दिन लग गया उनको डाकने में। उसी सब 2 दिन में ये सब हुआ। तो हरि सिंह ने इनके मेहर चंद के साथ जो है अपना एग्रीमेंट वगैरह तैयार किया, और फिर उसके बाद अपना विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अब इस चीज को समझिएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है 26 अक्टूबर वाली। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, जब हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए तो हरि सिंह को ये स्पष्ट पता था कि हम जो है अब इस स्थिति में नहीं है कि एक स्वायत्त राज्य बन पाए, और पाकिस्तान के साथ वो जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको पता था कुछ होने वाला नहीं है। भारत के साथ उनको ये पता था कि कम से कम कुछ तो हमारा रहेगा। तो अब इनको लगा कि सत्ता पूरी तरह से हाथ चली जाएगी, तो हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग कर लेते हैं जब विलय पत्र में जाना है। तो इन्होंने बोला देखो ऐसा है कि हम शामिल तो हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे ऊपर दबाव आ गया है, स्थिति कोई रास्ता बचा ही नहीं है, एक आखिरी रास्ता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे जो अधिकार है, महाराजा हम ही बने रहें, मेरे अधिकार हैं, आपका हस्तक्षेप सीमित हो। वही सीमित का मतलब क्या है, सीमित का मतलब विलय पत्र के हिसाब से कि आप जो है सेना, संचार और विदेश के मामले, विदेश से संबंधित मामले, ये आप देखें, बाकी अन्य मामले हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो ये शर्त थी उस समय, और विशेष प्रावधान उन्होंने प्रोविजंस की बात की, तो उसमें माना गया, और उसके बाद जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर होते हैं, ठीक है। तो एक स्थिति तो ये बनती है कि क्यों वहां पे स्पेशल प्रोविजन है। अब साथ के साथ उन्होंने कुछ अलग मांगे भी की कि हमारा जो है संविधान, जो शासन चलेगा वो हमारे हिसाब से चलेगा। अभी देखिए जितने भी राज्य हैं वहां पे शासन भारतीय संविधान से चल रहा था, ठीक है, तो इस हिसाब से ये बातें चल रही थी। अब होता क्या है कि जब 26 अक्टूबर को ये साइन कर देते हैं, तो यहां पे नेहरू जी और
पटेल जी बोलते हैं कि माउंटबेटन से, क्योंकि आप देखिएगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, अंग्रेज अंतिम गवर्नर जनरल माउंटबेटन ही थे। तो माउंटबेटन के पास ये पावर था, अंतिम साइन तो उन्हीं का होता, तभी ये होता। तो अब ये लोग वेट कर रहे थे, तो माउंटबेटन ने बोला कि साइन कर रहे हैं, फिर अगले दिन उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन जब सेना भेजने की बात आई तो वो बोले कि अभी हमारे पास संसाधन नहीं है, देश आज़ाद हुआ है, इस तरह की चीज़ें। लेकिन पटेल जी ने बहुत इंसिस्ट किया और फाइनली जो है वो भेजते हैं सेना। जब सेना भेजते हैं तो 27 तारीख को, 27 अक्टूबर 1947 को क्या होता है कि भारतीय सेना पहुंचती है कश्मीर में। कश्मीर में भारतीय सेना कश्मीर में भारतीय सेना पहुंचती है और स्थिति को संभालते हुए जहां तक कबायली लोग आए थे उनको रोक देती है। और ये स्थिति उसके बाद होता क्या है कि लगातार बनी रहती है, छोटी मोटी झड़प होती है, सेना उसको रोक के रखती है। और ये लगभग स्थिति 1.25 साल तक छोटे मोटे युद्ध के साथ चलती रही, लगातार युद्ध वहां पे जारी रहा। अब होता क्या है, इसी बीच जो हैदराबाद था, हैदराबाद की घटना मैंने बोला क्यों प्रभावित करेगी। हैदराबाद में अगर आप देखें, हैदराबाद में अगर आप देखें तो हैदराबाद में जो 2 गुट बन गए थे। एक गुट ये था कि पाकिस्तान के साथ रहे और एक था भारत के साथ रहे। तो सामान्यतः वहां पे एक रजाकर करके एक संगठन था जो भारतीय लोगों के पक्ष में मत रखते थे, भारत संघ के साथ या भारत के साथ उनके प्रति अत्याचार वगैरह काफी हो रहे थे। तो इस स्थिति को देखते हुए और उसके बाद जो है अंतिम में वल्लभ भाई पटेल जी ने पुलिस कार्रवाई, बोला तो यही जाता है, लेकिन वहां पे जो जिस हिसाब से कार्रवाई की गई थी उस कार्रवाई में अंतिम में यही आया कि कोई से, देखिए आप आर्मी का उस समय नहीं कर सकते। आर्मी करने का मतलब ये है कि आपने उनपे, अब रियासत के तौर पे तो एक अलग ही देश हुआ ना, तो उनपे अगर आप आक्रमण करते हैं, अपने आप कब्जे में लेते हैं, तो आपकी एक छवि बहुत खराब जाएगी ना। अभी तक तो आप बहुत आदर्शवादी बातें अपने आंदोलन में और लोगों के साथ कर रहे थे, समाजवादी तत्वों को शामिल कर रहे थे ना, लोकतंत्र पे बात कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है उसको नाम दिया, हालांकि उसमें आप देखें तो क्योंकि जिस बल की जरूरत थी ना वो उस हिसाब से बिना आर्मी के नहीं हो सकता था। लेकिन ठीक है, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसको भारत में शामिल कर लिया गया। अब इस घटना का प्रभाव ये लगा, नेहरू जी को लगा, क्योंकि उस समय जो भारतीय सेना थी भले कश्मीर के साथ जो मोर्चा था उसको संभाले हुए थी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगना था उनको, वो ले दे के पूरा जो कबीलाई थे उनको पीछे करके वापस ले लेते, क्योंकि सेना इधर भी एक बहुत बड़ा संसाधन फंसा था। तो इसके बाद ये था कि भाई कश्मीर में सीधे जाएंगे और वहां पे कुछ समय 1-2 महीने के अंदर चीजें कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन इन सबको देखते हुए नेहरू जी थोड़ा सा समाजवादी तत्वों के थे, आदर्शवादी थे, तो उन्होंने सोचा कि ये ठीक नहीं है, हम क्या करते हैं, हम जनमत संग्रह कराते हैं। उन्होंने ये बात बोली, जनमत संग्रह। और उसके बाद वो क्या करते हैं, ये जो कश्मीर का मुद्दा था वो लेके कहां चले जाते हैं, वो यूएन में चले जाते हैं, यूनाइटेड नेशन में। कहां चले जाते हैं, यूएन में कश्मीर का मुद्दा लेकर चले जाते हैं। अब यहां पे समझिएगा, यहां से चीजें परिवर्तित होती हैं। क्या परिवर्तित होती है, यहां पे जाने का मतलब है कि जनमत संग्रह कराना है और वो यूएन के माध्यम से होगा। अब होता क्या है कि यहां पे 21 अप्रैल 1948 को इसका रेजोल्यूशन आ जाता है। इसका रेजोल्यूशन आता है। इस रेजोल्यूशन में ये बोला जाता है कि पहले देखो, एक काम करो आप लोग, सबसे पहले तो जो ये युद्ध और झड़प जो चल रही है इसको रोको। बोलते हैं पहले सीज फायर लगाओ। क्या लगाओ, सीज फायर। बोलते हैं पहली चीज तो सीज फायर हो। दूसरी चीज ये बोलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात को मान लिया था कि हमने लोगों को भेजा है वहां पे, तो उन्होंने बोला अपने दूसरे पार्ट में कि बोले कि पहले पाक अपने लोगों को, यानी कि पाकिस्तान अपने लोगों को, जिसमें सेना वगैरह जो भी है, वापस बुलाए। ठीक है। उसके बाद तीसरा इसी दूसरे के ही पार्ट में था कि पाक अपने लोगों को बुलाए, और बोलता है कि जब ये दोनों
सीज फायर हो और पाकिस्तान जब अपनी सेना को, अपने लोगों को, यहां पे सेना भी कर दीजिए, अपनी सेना को जब वापस बुलाए, तो उसके बाद क्या हो कि भारत अपनी सेना को वापस बुलाए। अब यहीं से आप बात आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अभी तक तो एक ये था कि झड़प चल रही थी, रोका गया था, और तीसरा ये था कि जनमत संग्रह। जनमत संग्रह मतलब कि देखो इसमें प्रॉब्लम क्या थी इस रेजोल्यूशन में, इसने सबसे बड़ी बात ये बोली थी कि पहले जो है पाकिस्तान अपनी सीमा बुलाए, सेना को सीमा से वापस बुलाए। तो अगर पाकिस्तान की जो सेना है वो वापस चली जाती है, जो कि पाकिस्तान करने वाला था नहीं, तो उनको डर था, क्योंकि देखिए जो यूएन में रेजोल्यूशन गया था, ये जो यूएन का रेजोल्यूशन है उसका चैप्टर 6 के तहत गया था, ठीक है। इसमें दो हैं रेजोल्यूशन के लिए, समझौते के लिए, इस तरह से चैप्टर 6 और चैप्टर 7। 6 के तहत जब आप कोई रेजोल्यूशन ले जाते हैं तो उसके निर्णय को आप मानने ना मानने के लिए बाध्य नहीं होते ना। अगर आप मान रहे हो तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का और समझौतों का पालन कर रहे हो, और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे ना भी मान रहे हो तब भी कर रहे हो, क्योंकि इस हिसाब से बना ही है। तो अगर बाध्यकारी नहीं है कुल मिला के, तो यहां पे ये था कि अगर हम सेना वापस कर लें और कहीं इस तरह का एक कदम उठा लें तो सेना तो वापस होनी ही नहीं थी। तो उसी हिसाब से क्या है, इसको एलओसी बना दिया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि भैया ये होता है कि कभी जनमत संग्रह होगा ना, कब होगा, कब तक ऐसा बना रहेगा, जब पाकिस्तान कभी अपनी सेना हटाएगी तो भारत भी अपनी सेना हटाएगा, ये स्थिति चल रही थी। तो उस समय क्या होता है, अब देखिए कैसे आया, अगर हम इसको हेडिंग बनाए या कहें कि कैसे ये 370 की पृष्ठभूमि बन गई थी, कैसे आया 370, ठीक है। आर्टिकल है तो पता ही है आपको कैसे आया आर्टिकल 370। अब होता क्या है कि ये होता है कि भाई देखो अभी तो ये स्थिति पता नहीं कब तक चलने वाली है, तो भारत के हिसाब से, जब भारत के कंट्रोल में है तो शासन भी भारत के हिसाब से चलना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोविजन तो लाना ही पड़ेगा, भले टेम्परेरी ही हो ना। तो इसके हिसाब से लोग बोलते हैं कि देखो अभी भारत में जो शासन होने वाला है वो संविधान से होगा। संविधान सभा इस समय अपना काम कर रही थी, ठीक है। संविधान सभा तो 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट करती है अपना काम, और लागू 1950 से होता है। कुछ प्रोविजन 26 नवंबर 1950 से लागू हो गए थे। तो संविधान सभा तो अपना काम कर रही थी। अब इस दौरान क्या हुआ कि अगर आप देखें, जो एक व्यक्ति का नाम और महत्वपूर्ण है, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला की अगर हम बात करें तो ये उस समय के हरि सिंह का विरोध करने वालों में से ये भी थे। ये लोकतांत्रिक सरकार चाह रहे थे और वहां पे राजा बने हुए थे, महाराजा हरि सिंह। तो इस दौरान क्या होता है कि ये काफी पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं शेख अब्दुल्ला, और इनके विचार पाकिस्तान से मिलने के उस समय तक तो नहीं थे। बाद में इन्होंने काफी मोल भाव किया तो इनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया उठा के, वो अलग बात है। तो होता क्या है, जो फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला उसी परंपरा के उनके पुत्र हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो शेख अब्दुल्ला को उसमें लोकप्रिय नेता थे, और नेहरू जी को लगा कि भाई लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन करते हैं, समाजवादी भी हैं, उनके विचारों से उनके विचार मिलते भी थे। तो इन्होंने क्या किया, अब उनकी लोकप्रियता भी थी शेख अब्दुल्ला की, ऐसी बात नहीं है। तो शेख अब्दुल्ला को यानी कि कश्मीर से क्या किया, कश्मीर से, जेएनके से 4 सदस्य भारतीय संविधान सभा में शामिल, भारतीय संविधान सभा में शामिल कर दिए गए। ये 4 सदस्य वैसे तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तो खुद शेख अब्दुल्ला ही थे, दूसरे उनके परम मित्र अफजल बेग थे, ठीक है, एक मसूदी थे, और एक थे मोतीराम बागड़ा। इन 4 सदस्यों को भारतीय संविधान सभा में शामिल किया जाता है। यह होता है कि भाई जो विलय पत्र हुआ है, इसमें हरि सिंह की भी सहमति थी। विलय पत्र जो हुआ है उसके हिसाब से जो अस्थायी रूप से प्रोविजंस चलने हैं और जो उनके पास पावर रहनी है, तो वो संविधान में ये प्रोविजन करेंगे। और इसमें एक बात ये भी महत्वपूर्ण कर दी गई थी कि जो अभी जम्मू कश्मीर अपने लिए खुद संविधान बनाएगा, ठीक है, इसमें यह था कि जे.एंड.के अपने लिए खुद संविधान बनाएगा, और जे.एंड.के का जब तक संविधान नहीं बनता उसकी संविधान सभा की सहमति या विधानसभा की सहमति चाहिए होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि शासन वहां चलेगा नहीं। तो उसके लिए जो ये 4 संविधान सभा के सदस्य हैं वही काम करेंगे। तो जे.एंड.के ने अपना बनाया, 1951 में अपनी संविधान सभा गठित की, और 56 में
इसको इन्होंने लागू किया 26 नवंबर को 1956 में अपने संविधान को लागू किया। ठीक है, तो ये बात रही। अब ये 4 सदस्य क्या प्रावधान करते हैं, क्या प्रोविजंस करते हैं, ठीक है, विलय पत्र के अनुरूप और जो भी वहां पे पावर की बात हुई थी। इन्होंने 306 का ए नाम का एक अनुच्छेद बनाया, लेकिन ये अनुच्छेद जो था ये ड्राफ्ट में था। ठीक है, ड्राफ्ट के तौर पे जब लाया गया, लेकिन फाइनल जब हुआ हमारा संविधान तो इसी अनुच्छेद को क्या बोला गया, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 उसमें प्रोविजन किया गया। तो आइए देखते हैं क्या था अनुच्छेद 370 में जो इतना विवाद खड़ा किया और क्या आधार था इसको हटाने का, क्योंकि सारी कवायद इसको हटाने को ही लेके चल रही थी। कई बार नारे दिए गए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम ही जाना जाता है, उन्होंने अपनी मतलब एक प्रकार से कहें तो वहां पे अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया उस चीज को लेके ना, कि भैया एक देश में 2 संविधान कैसे होंगे, 2 फ्लैग कैसे होंगे ना। आप लोग को भी पहले ये चीज लगा होगा, क्योंकि समझ नहीं पाते कि क्या प्रोविजन है, ऐसा क्यों है। तो यहां पे क्या होता है, 370 में कुल मिला के 3 अनुच्छेद जोड़े जाते हैं। कौन कौन सा, 370 का एक, उसी में सब क्लॉज है, 370 का 2, ठीक है, और 370 का 3। ये इसी में आपको रास्ता भी मिलेगा कि कैसे ये हटेगा। 370 वन जो था इसको भी 4 भागों में बांटा जाता है, ए बी सी डी करके। क्या बांटा जाता है, ए बी सी डी करके। अगर हम देखें यहां पे ए बी में, तो ये बोलता है कि अनुच्छेद 238 लागू नहीं होगा इसमें। ठीक है, अभी 238 समझते हैं क्या है ये। उसके बाद अगर आप देखें बी वाला, तो बी यहां पे ध्यान दीजिएगा, पहला तो यहां पे एबीसीडी में, वैसे तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो 370 का 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आपको ध्यान रहे, मैं बता दे रहा हूं। 370 1 का डी और 370 का 3, यही 2 इंपॉर्टेंट है। बी में क्या बोलता है, बी में ये बोलता है कि देखो, अब हमने बात यहां पे हुई है, हमने बात की थी या हुई है, इनकी बात आपस में हुई है क्या, कि भैया देखो 3 मामले, सेना, विदेश और संचार, यही आपको देखने हैं। अब सेना, विदेश और संचार की अगर हम बात करें तो राज्य सूची में, तो देखो राज्य सूची में तो राज्य का विषय है तो कानून बनाएंगे। समवर्ती सूची और संघ सूची, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें, संघ सूची में बोलते हैं कानून क्या बनाएंगे, यानी कि संघ और समवर्ती, इन्हीं 2 सूचियों में इनको काम करना है। वो भी किस पर, 3 मामलों पर, 3 मामले या 3 विषय। कौन कौन से, वही हैं सेना पे, संचार पे और विदेश, और विदेश से संबंधित मामले, ये 3 पे काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें सी, तो सी क्या बताता है, सी बताता है कि भैया कौन कौन से, इसका रंग बदल देते हैं थोड़ा सा कम लग रहा है। सी बताता है कि कौन से अनुच्छेद आएंगे, तो इसके तहत बताता है कि भैया देखो, पहले चीज तो इसके तहत अनुच्छेद आपका 1 आएगा और 370 आएगा। ठीक है, इसके तहत 2 ही चीज अनुच्छेद वहां पे लागू होंगे 370 के तहत जेएनके में ना। डी वाला इंपॉर्टेंट है। डी वाला क्या बोलता है, डी वाला प्रोविजन ये बोलता है कि देखो, अगर अभी तो यही 2 लागू हो रहे हैं, लेकिन इनकेस कोई और अनुच्छेद लागू करना है या कोई और पार्लियामेंट का प्रोविजन लागू करना है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, जम्मू एंड कश्मीर के मामले में, तो इस प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा। यहां पे कंडीशन ये है कि राष्ट्रपति के आदेश से होगा, लेकिन अगर देखो इसके मामले में कोई ऐसा मामला है जो अन्य प्रोविजन को भी संबंध रखता है, तो उसमें सलाह लेनी पड़ेगी वहां की विधानसभा से, और कोई अदर अनुच्छेद है इसके अलावा, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, सहमति लेनी पड़ेगी, सलाह और सहमति। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, विधानसभा से सलाह और सहमति,
सहमति से राष्ट्रपति द्वारा आदेश पर अन्य विधियां लागू। ठीक है, यानी कि कोई अन्य प्रोविजंस होता है तो वो कैसा होगा, राष्ट्रपति के आदेश से, लेकिन विधानसभा की सहमति चाहिए होगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, डी ही हम उठाएंगे जब इसको हटाने की बात करेंगे ना। अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे बात आती है कि हमने देखा, अब 370 कुछ नहीं बोलता, 370 ये बोलता है कि भाई देखो, जब तक जम्मू कश्मीर का विधानसभा काम नहीं करता तब तक यहाँ के जेएनके की जो जेएनके में भाई संविधान सभा हमने बताया ना 1951 से 56 तक थी, तो बोलते हैं कि जो यहाँ की संविधान सभा होगी, संविधान सभा ये उस समय के लिए थी, यही विधानसभा के तौर पर काम करेगी। ठीक है, विधानसभा के तौर पे काम करेगी ना। अब यहां पे अगर आप समझें तो यहां पे एक बात और महत्वपूर्ण निकल के आती है कि देखो, ये उस समय के लिए था तो अस्थायी प्रोविजन था, तो इसको ये मत सोचिएगा कि आगे भी रहेगा, आगे यही परिवर्तन होता है ना। उस समय के लिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, उस समय में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब आगे देखते हैं 370(3), ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम में इसी फैसले के हिसाब से निरस्त किया गया था। यह सीधा सा बोलता है कि भैया देखो, अगर 370 को हटाना है, क्या करना है, हटाना, सरल भाषा में हटाना बोल रहे हैं, निरस्त करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पहली चीज तो राष्ट्रपति का आदेश होगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पेच यहां फंसता है, किसकी सहमति से, यहां की संविधान सभा की सहमति से। जेएनके, ये जेएनके लिख दे रहा हूं ताकि भारतीय संविधान सभा ना समझे कुछ लोग, जेएनके की संविधान सभा की सहमति से, यानी कि जेएनके की, जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सहमति से। तो यही मुद्दा अंतिम में फंस रहा था कि भाई देखो यार, ये कैसे होगा कि जेएनके की संविधान सभा तो कब की खत्म हो गई, संविधान बना, संविधान सभा का कोई मतलब नहीं, संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया, अब हम कहां से लाएं। बहुत लोगों ने बोला कि यार संविधान सभा नई गठित कर लेते हैं, बहुत लोगों ने बोला देखो ऐसा करते हैं कि 368 के तहत ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि आप कुछ भी करो, आपने खुद ही दे रखा है प्रोविजन कि भैया इनकी सहमति यहां पे जरूरी है। तो यही सब मुद्दे थे, और इसको हटाने में इतना दांवपेच था, क्योंकि देखो हटाने को तो एक बार हट जाता, लेकिन मामला जाता सुप्रीम कोर्ट, तो इस हिसाब से इन्होंने इसको हटाया क्रमागत रूप से प्लानिंग करके कि सुप्रीम कोर्ट जाए तो वहां पे भी मामला पेचीदा ना बन पाए। तो इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन 370 हमने देखा, ये ठीक है, देखिए 3 आर्टिकल हैं, 370(1), 370(2), 370(3), ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट है डी, कि कोई अन्य आर्टिकल कैसे लागू होगा या कोई अन्य विधि कैसे लागू होगी, और 370 का 3 बोलता है कि हटेगा। इसमें एक और अनुच्छेद आप लोगों ने सुना होगा, बहुत महत्वपूर्ण है, 35 का ए, वो कैसे आया उसके बारे में भी चर्चा करते हैं ना। 35 का ए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 35 का ए, अनुच्छेद 35A, देखिए होता क्या है, अब ऐसा तो था नहीं कि एक और 370 ही अनुच्छेद लागू रहा जम्मू कश्मीर में, अन्य अनुच्छेद भी लागू रहे। तो उसके लिए क्या करते हैं, राष्ट्रपति का एक आदेश आता है 1954 में, 1954 राष्ट्रपति का आदेश। 1954 में जब राष्ट्रपति का आदेश आता है तो इसमें यह बात बोली जाती है, इसमें बोला जाता है कि जो जम्मू कश्मीर का शासन है वो वहां के संविधान के अनुरूप चलेगा, यानी कि जेएनके का शासन जेएनके के संविधान के अनुरूप
अनुरूप या अनुसार चलेगा। एक बात ये होती है, इसी के तहत देखिए, इस आदेश के तहत ही 35 के ए का प्रावधान किया जाता है। क्या किया जाता है? 35 के ए का प्रावधान। अब इस चीज को समझिएगा, 35 के ए का प्रावधान कर दिया गया। 35 के ए में है क्या? ये भी काफी विवादित रहा ना। 35 के ए में इस जो आदेश आया था 1954 का, 35 के ए में बोला जाता है, देखो ये क्या ना, यहां पे जो नागरिक होंगे, स्थायी नागरिक, खासकर स्थायी लिखते हैं, स्थायी नागरिक, उसका निर्धारण जो होगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? इसका निर्धारण कौन करेगा? यहां पे विधानसभा कहां की? जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की विधानसभा निर्धारित करेगी कि वहां का नागरिक कौन होगा। अब ये चीज है। दूसरी चीज यहां पे ये बात बोली गई कि यहां पे जो भूमि होगी, ठीक है, भूमि की खरीद वगैरह करने से संबंधित या अधिकार उससे संबंधित, वो सिर्फ क्या होगा, वहां के स्थायी निवासी या स्थायी नागरिकों को, निवासी नहीं नागरिक, स्थायी नागरिकों को मिलेगा। स्थायी नागरिकों को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इसमें एक महत्वपूर्ण प्रोविजन और देखते हैं। सबसे बड़ी बात यहां थी कि ये बात तो थी कि चलो ठीक है, भारत के लोग, अन्य लोग जाके वहां पर रहते हैं, वहां को नागरिकता नहीं मिलेगी, वो सब बातें समझ में आती। लेकिन जो यहां पे महिलाएं थी, जो कि वहीं की थी, वहां की स्थायी नागरिक थी, वो अगर क्या करते हैं, वो अगर किसी अन्य देश के लोगों से शादी कर लेती हैं ना, स्थायी नागरिक महिलाएं, और ये महिलाएं कैसी हैं? जेएनके की स्थायी नागरिक है ना, यहां पे जेएनके मैं लिख भी दे रहा हूं, जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो स्थायी नागरिक महिलाएं हैं। अगर किसी अन्य राष्ट्र, माफ कीजिए, किसी अन्य राज्य के नागरिक से विवाह करती है तो उनकी स्थायी नागरिकता समाप्त, उनकी स्थायी नागरिकता जो है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इसी में एक और महत्वपूर्ण प्रोविजन ले लेते हैं, आरक्षण वाला। जैसे आरक्षण वगैरह है, आरक्षण, ये चीज भी ठीक से लागू नहीं हो पा रही थी। क्यों? क्योंकि वहां पे एससी के लिए तो आरक्षण था, लेकिन एसटी के लिए नहीं था। बाहरी लोगों के लिए तो आरक्षण का सवाल ही नहीं होता ना, क्योंकि सारी सुविधाएं, विशेष प्रोविजन वहीं के लोगों के लिए था। अब ये सारी चीजें तो समझ में आ रही, ऐसा नहीं वहां पे कानून था, वहां पे भी कानून था उसके हिसाब से, ठीक है, लेकिन ये चीजें नहीं लागू हो रही थी। अब यहां पे समझिएगा, अब ये जो, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहां से हटा देते हैं, आरक्षण वहां पे है ना, ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमने डिस्कस किए। 1954 का जो आदेश था, 1954 का आदेश ये काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 35 से इसी के तहत शामिल किया गया था। ऐसा नहीं कि 1954 का आदेश सिर्फ कुछ ही अनुच्छेद थे, ये मूल रूप से भारतीय अनुच्छेदों को जगह देने के लिए उसमें किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं 35 ए के तहत उसने ज्यादा पावर दे रखा था। एक बात और थी कि इसको बार बार संशोधन किया गया था। मूल रूप से 1954 का ही आदेश था। जैसे एक संशोधन की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए, 1959 में यहां पे देखा जाए तो निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भारतीय निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इनको जो है चुनाव कराने का अधिकार, ठीक है, अधिकार मिल गया था। उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट है जो अभी काम आएगा, 1964 में अनुच्छेद 356 भी लागू हो गया था। ठीक है, तो यानी कि राष्ट्रपति शासन की बात भी यहां पे आ गई थी कि भैया ये भी लागू होगा, हालांकि लागू उस समय नहीं हुआ, काफी बाद में हुआ। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब ये हमने 370 और 35 ए को अच्छे से समझा।
अब इसको बिना समझे हम इसको हटाने की बात करते तो शायद इसको समझने और समझाने में दिक्कत होती। अब इससे क्या होगा कि मेंस का कुछ भी टॉपिक आएगा, प्रीलिम्स का आएगा, आप लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे ना। और संभावनाएं भी हैं इस बार थोड़ा सा आए, क्योंकि अभी दिसंबर में चर्चा में रहा, जनवरी में भी काफी चर्चा में रहा, ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई। अब आगे हम लोग समझते हैं कि हमने तो समझ लिया कि 370 अपना जो है ऐसे है और 35A क्या है, ठीक। अब यहां पे एक और बात हम समझते हैं जो महत्वपूर्ण है। होता क्या है, 2019 5 दिसंबर को राष्ट्रपति का आदेश आता है हटाने के पर्पज से। तो दो ही दायरे इसको लग रहे थे हटाने के। एक तो लग रहा था भाई देखो कैसे हटेगा, क्योंकि बात सरकार ने वादा किया था। तो एक तो था कि भैया देखो हम क्या करेंगे, 370 1 का डी है, पूरे के पूरे संविधान को लागू कर सकते हैं इसके तहत। भाई संविधान के अन्य प्रोविजंस इसमें इसी के तहत लागू होते हैं, तो पूरा का पूरा संविधान उसके अंदर डाल दो कि सारे प्रोविजंस लागू होंगे। एक तरीका है, लेकिन 370 बाकी रहता तब मूल रूप से। और ये होता क्या कि उसके बाद 370 का 3 था कि भाई हटा ही दो इसको। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि संविधान, यहां पे विधानसभा और यहां पे संविधान सभा, तो संविधान सभा तो थी नहीं और विधानसभा इसकी अनुमति कैसे दे, ठीक है। अब होता क्या है, 2019 के पहले जो चुनाव हुए थे वहां पे राज्य विधानसभा के, तो आप देखोगे कि जो कश्मीर घाटी थी ना, वहां पे क्या था कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इन्होंने अपने कुछ वोट्स पाए। और इधर जम्मू में आप देखोगे तो जम्मू में बीजेपी ने ठीक ठाक वोट पाए थे, लगभग पूरी सीटें पा गई थी। तो अब कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो सरकार बना नहीं सकती थी, तो बीजेपी के साथ बीजेपी प्लस पीडीपी, थोड़ा सा पेन ठीक नहीं है इसलिए जो है लिखने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन ठीक है, बीजेपी प्लस पीडीपी। तो बीजेपी प्लस पीडीपी ने सरकार बनाई, लेकिन कुछ समय के बाद क्या किया कि बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया। अब हम डिस्कस करते हैं 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट जो जेएनके के संविधान के हैं। जम्मू कश्मीर के संविधान में संविधान में 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। एक तो था आर्टिकल 3, कौन सा था, आर्टिकल 3 अनुच्छेद, कौन सा था, एक था आपका अनुच्छेद जो है 3 और दूसरा था 92। देखिए 92 क्या बोलता है कि जैसे अपने यहां राष्ट्रपति शासन लगता है, मतलब अन्य राज्यों में, तो वहां पे क्या था, राज्यपाल शासन लगेगा। किसकी बात की थी, राज्यपाल शासन की, राज्यपाल शासन। लेकिन राज्यपाल शासन जो था वो क्या था कि 6 माह के लिए ही लग सकता था, इससे ज्यादा नहीं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लगता वहां पे, पहले राज्यपाल शासन। 3 क्या बोलता था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा पहले भी तो था ही, वर्तमान में भी है और आगे भी रहेगा। तो ये बात इसमें बोलती है कि ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसको आगे चल के कोट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब बीजेपी अपना समर्थन ले लेती है तो जून 2018 में, ध्यान दीजिएगा, जून 2018 में यहां पे जेएनके में राज्यपाल शासन लगता है, ठीक है, राज्यपाल शासन लगता है। देखिए बहुत तगड़ी प्लानिंग यहां पे चल रही थी, क्योंकि ऐसे ना करते तो हो ही नहीं पाता, अगर कर भी देते तो सुप्रीम कोर्ट से झटका लगता। तो यहां पे देखे जेएनके में लगा। अब भैया 6 महीने बाद पता लगा दिसंबर में भी सरकार बनाने की स्थिति नहीं, क्योंकि ये दोनों मिलकर बनाएंगे नहीं और बीजेपी समर्थन देगी नहीं, पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाना नहीं है। तो 2018 में क्या बोलता है कि राज्यपाल से बोलता है कि भाई देखो सरकार नहीं बन सकती, 6 महीने बीत गया, अब यहां पे राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन, और 356 के तहत। अब यहां पे देखिए अगर हम बात करें 356 बोलता क्या है, 356 बोलता क्या है, यहां पे 356 बोलता है कि जिस भी जगह 356 लगेगा वहां पे जो विधायी कार्य होगा, विधायी कार्य यानी कि विधानसभा, भाई किसी भी राज्य में विधान बनाने का कार्य विधानसभा करती है, तो उस राज्य में जहां पे राष्ट्रपति शासन होगा 356 के तहत, वहां पे जो विधायी कार्य होगा वो संसद करेगी, संसद द्वारा, या फिर या कोई प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा।
प्राधिकृत व्यक्ति जनरली क्या होता है, राज्यपाल होता है। जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो वहां का राज्यपाल उस चीज को देखता है, ठीक है, तो राज्यपाल देखेगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे राज्यपाल के माध्यम से जो चल रहा था वो संसद ही कर रही थी। तो अगर आप देखें तो जो विधानसभा है वो इस समय जम्मू कश्मीर की विधानसभा क्या हो गई थी, वो सारी पावर संसद के पास आ गई थी। यानी कि विधानसभा को जो काम करना है वो कौन करेगा, आप संसद करेगी, ठीक है, विधायी कार्य। तो यहां पे इस चीज को पहले ही हम लोग समझ लेते हैं, आगे भी लगेगा कि विधानसभा, ठीक है, विधानसभा का कार्य कौन कर रहा है, संसद कर रही है, भारतीय संसद कर रही है अपनी, ठीक है। तो एक बात तो ये है, ये लगी है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या होता है, आगे की परिस्थितियों में आगे आप देखते हैं होता क्या है। आता है 5 अगस्त, 5 अगस्त 2019। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इनको लगा कि यार देखो हम अगर ठीक से नहीं करेंगे काम तो गड़बड़ हो सकता है अंतिम में। तो पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने किया। इन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट 370(3) को नहीं हटाया। इन्होंने क्या किया कि पहले एक राष्ट्रपति आदेश लेके आते हैं ना, एक आदेश जैसे 54 का था, आदेश लाते हैं, राष्ट्रपति लिखते हैं यहां पे, का आदेश आता है। जैसे 1954 का आदेश आया था तो ये आता है 2019 का आदेश, और 1954 के आदेश को निरस्त करता है। जैसे ही इसको निरस्त करता है अपने आप 35A भी भाई इसी से तो था, निरस्त हो जाता है, निरस्त हो जाता है। और साथ के साथ इसमें यह होता है कि पूरा भारतीय संविधान, यानी कि भारतीय संविधान ये लाया किसके तहत था मैं बता रहा हूं, भारतीय संविधान यहां पे लागू होगा, ठीक है। ये किसके तहत लाता है, 370 के 1 के D के तहत। यहां पे ये बात तो ठीक थी। यहां पे जो महत्वपूर्ण बात इन्होंने किया, एक संशोधन हुआ इस आदेश के माध्यम से। इसमें जो संशोधन था वो था 367 में। ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल की खासियत क्या है, ये इंटरप्रिटेट करता है, इंटरप्रिटेशन से संबंधित है, इंटरप्रिटेशन, ठीक है, इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। ये चीजों को समझाने का इसका दायित्व है। इसमें जो जोड़ा गया चौथा प्रोविजन, इसमें ये चीज जोड़ी गई, जैसे कई चीज जोड़ी गई कि सदर रियासत को अब राज्यपाल बोलेंगे। राज्यपाल का मतलब है कि जो राज्यपाल सरकार के माध्यम से जो सरकार का हेड होगा, ये सारी चीजें। लेकिन इसमें जो चीज जोड़ी गई कि जो JNK जो महत्वपूर्ण है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कोर्ट किया, JNK की संविधान सभा, JNK की, थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं, JNK की विधानसभा ही संविधान सभा समझी जाएगी, ठीक है। मतलब कि अब देखिए यहां पे तैयारी किसके लिए हो रही, 370(3) के तहत। उसमें बोला गया है कि अनुमति कौन देगा, संविधान सभा देगी। तो इन्होंने पहले बोल दिया कि देखो क्या है ना, कि अगर संविधान सभा की बात होती है तो उसको क्या समझा जाएगा, उसको ये समझा जाएगा। अब 300D देखो यहां पे तो कर देते, 300D में भी तो डालना था। अगर 370 के तहत लागू करना है जम्मू कश्मीर में, तो 300D के तहत ही संशोधन होगा, तभी वहां पे भी लागू होगा। ये यहां पे कर दिए, वहां पे भी इसको लागू कर दिए, तो वहां पे भी ये चीज मानी जाएगी। इसीलिए पहले इसको किया गया कि संविधान सभा मानी जाएगी, यानी कि अब ये प्रोविजन है, इसका मतलब यही निकलता है और ये संविधान में है, ठीक है। तो इसको हुआ कि संविधान सभा मानी जाएगी, जो विधानसभा है। और विधानसभा अभी भी वहां काम नहीं कर रही है, वहां पे क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन। और हमने देखा 356 के तहत जो भी विधानसभा है उसकी उपस्थिति में जो भी मत सलाह देना है वो कौन देगा, विधानसभा की जगह इस समय कौन है, संसद काम कर रही है। तो अल्टीमेटली घूम के कौन करेगा, संसद ही करेगा। तो इसके तहत होता क्या है, इसके तहत यह होता है कि राष्ट्रपति का जो आदेश आता है उसके तहत ये बोलते हैं
3 के तहत आगे देखिएगा, 370(3) के तहत आगे उसी प्रोविजन में जो होता है, ठीक है, इसके तहत क्या करते हैं, 370 को निरस्त करते हैं। अब ये 370 निरस्त होगा कैसे, इसीलिए पहले उसको लाए, उसके बाद में इस रिजोल्यूशन को लाए। 370(3) के माध्यम से, यहां पे लिखा तो है, हाँ 2 बार हो गया, 370(3) के माध्यम से 370 को निरस्त करते हैं, ठीक है, निरस्त करा जाता है। ऐसा नहीं कि पूरा कर दिया गया, केवल एक अनुच्छेद, अब यहां पे बचता है केवल 370(1). देखिए 370(1) बचता है, बाकी को निरस्त किया जाता है, और 370(1) ही बचता है, तो यहां पे 370(1) नहीं लिखेंगे, सिर्फ 370 लिखेंगे, क्योंकि यही अकेले बचा ही है। 370 बचता है, और 370 में क्या है कि इसमें लिखा क्या है, अभी बचा क्या है, इसमें जोड़ दिया गया कि भारतीय संविधान सभी संशोधनों के साथ जम्मू एंड कश्मीर में सभी संशोधनों के साथ लागू होगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखिएगा, ये इसके माध्यम से इसको हटा दिया जाता है। अच्छा, इतना ही नहीं किया जाता, इसके बाद एक बात और होती है कि तुरंत जो है, जैसे ही भारत के सारे प्रोविजंस लागू हुए जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्मल स्टेट की तरह, वैसे ही एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जिसपे चुनौती बाद में दी गई थी, महत्वपूर्ण अनुच्छेद 3। कौन सा अनुच्छेद 3, ये भी लागू होता है, अनुच्छेद 3 भी लागू होता है। अब अनुच्छेद 3 जब लागू होता है तो आपको पता है अनुच्छेद 3 के तहत क्या है, सरकार के पास क्या पावर आ जाती है, पार्लियामेंट क्या करती है, उसका नाम परिवर्तन जो है, नाम परिवर्तित कर सकती है, 2 राज्यों मिला सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन बहुत आराम से आर्टिकल 4 के तहत किया जा सकता है। 3 के तहत, 4 में जो है उसमें बहुमत की बात बताई गई, भाई 368 के तहत नहीं किया जाएगा। तो इसके तहत थोड़ी ही देर में क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो जाता है, मतलब बिल लाया जाता है पहले, ठीक है, पहले बिल लाया जाता है राज्यसभा में, हालांकि इसको पेश किया जाता है राज्यसभा में पेश होता है, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद तुरंत ही जो है तैयारी रहती है, लोकसभा में पेश होता है, और राष्ट्रपति की सहमति पहले से उसमें, मतलब रेजोल्यूशन लाया जाता है, रेजोल्यूशन के बाद राष्ट्रपति की सहमति होती है, और उसको भी जो है पास करके फाइनली अधिनियम बनाया जाता है, क्योंकि ऐसे में राष्ट्रपति की सहमति पहले चाहिए होती है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है, अब ये हो गया, उसका राज्य गठित हो गया। थोड़ा सा मैं समझा देता हूं कि राज्य कैसे है, जल्दी से ना। जैसे क्या होता है कि जम्मू कश्मीर को इसके तहत 2 भागों में बांट देते हैं। जम्मू कश्मीर, देखिए, एक हो जाता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, और एक हो जाता है आपका लद्दाख, ठीक है, लद्दाख। 2 यूटीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देते हैं। इसको जो किया जाता है, इसमें परिवर्तन वो किया जाता है 239A के तहत, और इसको किया जाता है 239 के तहत। देखिए 239A में है, जैसे दिल्ली का प्रोविजन है 239AA में, तो 239 में क्या है, अगर आप देखें तो इसको जो प्रोविजन है वो पुदुचेरी की तरह है, पुदुचेरी, ठीक है। पुदुचेरी में क्या है कि वहां पे है विधानसभा है, थोड़ा दिल्ली से ज्यादा पावर है ना, तो विधानसभा है, तो उस आधार पर यहां पे पावर दिया जाता है। मतलब यहां पे क्या होगा, विधानसभा होगी, विधानसभा यहां पे होगी, विधानसभा का गठन किया जाता है, और यहां पे विधानसभा नहीं होगी तो राज्यसभा भी नहीं होगी, ठीक है। यहां पे क्या होगी, राज्यसभा भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि विधानसभा के सदस्यों के माध्यम से ही तो जो है आगे चुने जाते हैं। हाँ, अगर हम बात करें लोकसभा की, तो यहां पे लोकसभा की 1 सीट रहेगी, ठीक है। यहां पे अगर हम बात करें तो विधानसभा में क्या था, 90 + 24 + 2, 90 का मतलब है विधानसभा की सीट, ये 24 सीटें जो पीओकी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके लिए मान के रखते हैं, कभी मिला लिया तो कराएंगे, ठीक है, आगे चलकर, और 2 ये आरक्षित सीटें हैं। अगर हम बात करें लोकसभा की, यहां पे 5 सीट हैं, और पहले की ही भांति राज्यसभा की 4 सीटें हैं, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो 35 से हट जाता है तो महिलाओं को जो है दूसरे राज्य में विवाह करने पर अधिकार नहीं जाते, ठीक है, आरक्षण लागू होता है ना, बाहर के लोग भूमि ले सकते हैं, ये सारी चीजें जो प्रोविजंस अभी तक रुके थे वो अपने आप लागू हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये बात तो हमने समझ लिया जल्दी से कि पुनर्गठन भी देख लिया। यहाँ पे अगर हम आए तो अब निहितार्थ यहाँ पे ये है कि इसके बाद इसको दे दी जाती है चुनौती, कहां पे, सुप्रीम कोर्ट में ना, सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च सर्वोच्च न्यायालय में इसको चुनौती दे दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में ये बोला जाता है कि देखो यार ये जो है इन्होंने किया, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या ऐसे कर सकते थे, तो इसकी संवैधानिकता को ही सबसे बड़ी चुनौती दी जाती है कि ये जो संवैधानिक तरीके से नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट, पहली चीज तो जो एक लाइन में मैं समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट इसको वैध ठहराता है, इस कार्यवाही को वैध ठहराता है। आधार में कुछ महत्वपूर्ण आधार जो परीक्षा के हिसाब से उसको बताता हूं, ठीक है। तो जो अपना सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय इस कार्यवाही को वैध ठीक है, वैध ठहराता है। क्यों ठहराता है, उसके कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस मैं बताता हूं। स्ट्रॉन्ग रीजंस जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मैं क्या बताता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि टॉपिक बहुत लंबा था, तब भी मैंने प्रयास किया कि 1 घंटे में करूं, लेकिन अब 1 घंटे से ज्यादा थोड़ा सा डिटेल होने के कारण, चलिए तो यहां पे देखें तो पहला रीजन देता है कि भाई देखो, पहली चीज तो आप ये समझो कि उन्होंने बोला था कि इसकी आंतरिक संप्रभुता जो है उसको ठेस पहुंची है। तो कोई बोलते हैं कि कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं, संप्रभुता नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं यार, देखो एक चीज तो समझो आप, पहली चीज तो आपने विलय पत्र पर साइन कर लिए, विलय पत्र पे साइन कर लिए, और विलय पत्र पे साइन करने के बाद सेना संचार कम्युनिकेशन और उसके साथ 1954 के आदेश के तहत विभिन्न आर्टिकल शामिल कर लिए। तो संप्रभुता का तात्पर्य है कि बाह्य और आंतरिक रूप से आप निश्चिंत रहो और विदेशी संबंध खुद बनाओ, एक चीज। दूसरी चीज, जो राजा हरि सिंह थे, हरि सिंह के जो पुत्र थे करण सिंह ने घोषणा की थी कि जो भारतीय संविधान होगा, इन्होंने बोला था, उनकी जो घोषणा पत्र था कि भारतीय संविधान क्या है, ये JNK और भारत के संबंधों को निर्धारित करेगा, निर्धारित, फिर से लिखता हूं, निर्धारित करेगा, ये बात आती है। तो सुप्रीम कोर्ट इसको कोट करती है प्रॉपर, किसका, करण सिंह का, करण सिंह जिनको युवराज बोलते हैं, बाद में सत्ता भी इन्होंने संभाली, ठीक है। तो ये बोलते हैं। दूसरी चीज बोलती है कि जो आर्टिकल 3 देखा, आर्टिकल 3 खुद ही बोलता है यार कि हम भारत का हिस्सा थे और रहेंगे भी। तो एक बात तो है कि अब पूरी तरह से कर लिए तो क्या दिक्कत है। दूसरी चीज सुप्रीम कोर्ट कोट करता है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखो आप एक चीज को समझो, इसको किस में शामिल किया गया है 370 को, तो बोलते हैं 370 भाग 21 में है। 21 का टाइटल क्या है, तो बोलते हैं कि अस्थायी, संक्रमणशील या संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। तो बोलते हैं पहली चीज ये समझो, इसका टाइटल क्या है। पहली चीज तो इसकी प्रकृति, ये बोलते हैं कि जो बोले इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 370 की जो प्रकृति है, प्रकृति बोलते हैं वही अस्थायी है। तो आप इसको स्थायी मानकर क्यों चल रहे हो, या फिर यहां पे बहुत तर्क देना कि स्थायी, इसमें परिवर्तन नहीं होता, ये भी सही नहीं। दूसरी चीज ये बोलते हैं कि जो राष्ट्रपति का आदेश आया, इसी में तीसरा पॉइंट है कि राष्ट्रपति का आदेश, ठीक है, 2019 का जो आया था, ठीक है,
5 अगस्त को। तो इसमें भी ये चीज क्लियर किया गया, जो इसका इंटरप्रिटेशन किया गया उसमें बोला गया कि ये चीज यहां पे क्लियर कर दी गई कि वो इंटरप्रिटेशन के हिसाब से तो यही सही है कि अगर आप देखो तो संविधान सभा, पहली चीज तो संविधान सभा जब ये हटा तो लोगों को समझ ही नहीं आया कि ये हटा कैसे दिए, क्योंकि उसी दिन इन्होंने बहुत तेजी से काम किया। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, मैंने भी सुना था तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा कि ऐसे कैसे हट गया। शाम को खबर मिली तो ये लगा कि ऐसे कैसे हट गया, कुछ तो मतलब आगे आर्टिकल अमेंडमेंट करते, लेकिन एक ही दिन हुआ तो खबरें आ नहीं पाई तुरंत, और बहुत तेजी से काम हुआ। सॉरी। हाँ, इसमें जो बोला गया कि जो संविधान सभा है, संविधान सभा वही भैया वो विधानसभा, ठीक है, विधानसभा के तौर पे काम करेगी, संविधान सभा विधानसभा के तौर पे काम करेगी। तो ये चीज तो यहां पे क्लियर होती है एकदम। तो बोलते हैं इस आधार पे तो आप बोल सकते हो कि भैया इसको वैधानिकता मिलती है। तो कुल मिला के ये आपका पूरी तरह से हमने समझा कि 370 क्या है, उसके पीछे इतने पेचीदा प्रोविजंस क्या थे, क्या परिस्थितियां रही, क्यों जो है अंतिम में उसको पूरी तरह से नहीं शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय छवि का दबाव, हमारे ऊपर राष्ट्र की छवि का भी दबाव था कि हम किसी देश पे अतिक्रमण ना कर लें, बहुत सी परिस्थितियां थी। विशेष परिस्थितियों में 370 को अस्थायी संक्रमणशील व्यवस्था के तहत शामिल किया गया। जनमत संग्रह सोचा गया, बाद में कराएंगे, यूएन का रिजोल्यूशन आएगा, लेकिन वो परिस्थिति अभी भी पाकिस्तान सीमा लगाया है, एलओसी आज भी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको लाया गया और इसमें परिवर्तन का आधार भी हमने देखा कि 370 का पहले का डी और 370 का 3 इस पे विशेष आधार देता है। उस आधार को लाने के लिए सरकार ने क्या क्या उसमें दांव पेच किए, किस हिसाब से उसका प्रिपरेशन किया और अंतिम में कैसे हटाया, और फाइनल में सुप्रीम कोर्ट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग्स के पॉइंट्स है जो परीक्षा में कोट करने लायक हैं उसको हमने डिस्कस किया। तो मुझे आशा है कि मैंने बहुत कम टाइम में, हालांकि ये टॉपिक बहुत बड़ा था, कम टाइम में समझाने का प्रयास किया है और आशा करता हूं आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।